हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत प्यारी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ओलंपिक से संबंधित जानकारी यानी करंट अफेयर पढ़ा था। आज हमारा ओलंपिक से संबंधित करंट अफेयर का दूसरा वीडियो यानी पार्ट 2 है। क्योंकि वो वीडियो लगभग 17 से 18 मिनट का हो गया था, तो मुझे अपने हिसाब से लंबा लगा कि आप लोगों को बोरिंग महसूस ना हो, इसलिए मैंने आज दूसरा वीडियो यानी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, तो बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, सिलेक्शन लेना है, अपने परिवार को आप बहुत अच्छे जो उन्होंने सपने देखे, आपने उनके प्रति सपने देखे, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। और जो भी आपको मुझसे मदद चाहिए हो, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आपको फ्री में कंटेंट चाहिए, आपको फ्री में क्लासेस चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपकी पढ़ाई से संबंधित पूरी हेल्प करूँगा। ओके, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है ये क्लास यानी ये चैनल पर वीडियो स्टार्ट करने का कि जो भी छात्र छात्राएँ, जो भी स्टूडेंट्स पैसे की प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कहीं कोर्स नहीं ले पाते हैं, पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उनको मैं फ्री में ही वही चीज़ कराऊं जो वो पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं। बस आप लोग साथ बने रहिए और यहाँ पर मैं जो भी चीज़ लेकर आता हूँ आप लोगों की ईमानदारी से आप मेरे साथ में पढ़ते रहिए। आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक आपको मैं पहुँचा दूँगा। जो स्टूडेंट पहली बार क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अपने इसी चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने करा के रखी है और जो भी चीज़ अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो सब अपडेट इसी चैनल पर मैं देता रहता हूँ। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी चल रही है। अभी ओलंपिक बीच में टॉपिक आ गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा करा दूं और पूरे क्लासेज यूट्यूब पर देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, उनसे मैं हटके करा रहा हूँ। हटके कैसे करा रहा हूँ? या आप कोई क्लास पढ़ोगे, किसी भी जगह आप जाओगे, किसी की नोट्स पढ़ोगे, या तो उसमें फैक्ट होंगे या फिर वो कॉन्सेप्ट होगा, दोनों चीज़ मिक्स नहीं होगा। मैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक तो कॉन्सेप्ट भी है और उसमें फैक्ट भी है। तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फैक्ट से पढ़िए, अगर आप बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी पीएससी तो आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, आपके मेंस में ये काम आएंगे। तो बस आप लोग अपना साथ बना के रखिए। मैं फॉलो सब्सक्राइबर की कभी नहीं बोलता हूँ, लाइक की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास जो जानकारी आती है, मेरे पास जो चीज़ है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो कल था यानी ओलंपिक है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने वो चीज़ बताई थी, वो फिर बता देना चाहता हूँ। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके जहन में आते हैं जिसमें करंट अफेयर आता है, उसके लिए आप ले सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो। अभी आप लोगों के मन में आएगा यूपीएससी के लिए कहाँ कंटेंट है, मैं बताऊँगा लास्ट में कैसे आएगा यूपीएससी के लिए। आप मेंस का क्वेश्चन बनाइए यहाँ से, क्योंकि ये बहुत चर्चा की विषय रही है। 4 साल बाद ओलंपिक होता है और ये बहुत चर्चा की विषय है कि एक इतनी सारा हम पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर आते हैं, उसके बाद भी हम 71 पोजीशन पर हैं ओलंपिक में, गोल्ड मतलब मेडल्स में। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा चर्चा का विषय है और गेम से संबंधित है, तो गेम पे चर्चा भी यूपीएससी में आजकल गेम से भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आप लोगों को वही मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको जो भी क्लास की ज़रूरत हो आप मुझे बताइए, मैं वो क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। भले ही मुझे दिन में अभी मैं 4 घंटे देता हूँ, मैं भले ही 6 घंटे दूँ, लेकिन मैं कराऊंगा आप। बस आप मुझे बताइए कि आपको इस चीज़ की नीड है। ठीक है, तो हमारा जो 2024 का जो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, उससे संबंधित यहाँ पर हम करंट अफेयर लेके आए हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल मैंने यहाँ पर ख़त्म करा दिया था, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई थी, मैंने सोचा कि इसको भी देना चाहिए। यहाँ पर लिखा शुभंकर, ये एक सिंबल होता है, एक लोगो टाइप का होता है
ये इसी को दिखाकर ये एक लोगो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुभंकर बोलते हैं। इसी से क्या होता है, स्टार्ट होता है ओलंपिक। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पारंपरिक फ्रेंच फिरगियन टोपी पर आधारित है। ठीक है, इसका रंग फ्रांस के झंडे नीले, सफ़ेद और लाल पर आधारित है। देखिए ये है, ये टोपी है ये, ठीक है, ये वो झंडा है फ्रांस का, नीला, सफ़ेद और लाल। चलो, तो टिप्पणी का मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। यह उनका दूसरा ओलंपिक पदक था। पहले इन जो लिया था वो गोल्ड था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, 2020 में, जिसमें भी भारत के लिए 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। मनु भाकर ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह वह व्यक्तित्व और मिश्रित 3 स्पर्धाओं के पदक जीतकर एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट भी बनी। यानी स्वतंत्र भारत की बात हो रही है ना, मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। भारत ने निशानेबाजी में 3 पदक जीते। हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये चीज़ याद रखना। कल मैंने बताया था ना, जिसमें स्वप्निल कुसाले द्वारा हासिल किया गया 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन आया था। यह ओलंपिक में निशानेबाजी में सर्वोच्च पदक था, यानी 50 मीटर में। भारतीय एथलीटों ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायान, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस और ऐसे कितने खेलों 16 खेलों में 69 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा थी। मतलब खेल 16 है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो 16 पदक, मतलब 69, मतलब 16 खेल हैं तो 3 पदक होते हैं ना, वही। फिर अगला क्या लक्ष्य सेन ओलंपिक में पुरुष बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और 4थे स्थान पर रहे। इनको कोई मेडल नहीं मिला। पहलवान विनेश फोगाट महिलाओं के 50 ग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंचने के बाद 100 ग्राम, ये बहुत चर्चित विषय रहा है, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मतलब वहाँ उनका कहने का मतलब ये कि एक रात भी नहीं, सुबह उनका वज़न कम था और शाम को जब उन्होंने वज़न मेज़र किया तो उनका वज़न बढ़ा मिला 2 किलो के समथिंग। तो उसमें से उन्होंने कुछ तो कम कर लिया, लेकिन 100 ग्राम कम नहीं हुआ। ये बहुत ही दुखद सूचना है, बहुत ही दुखद उनके लिए पल रहा होगा कि हम कैसे डिस्क्वालीफाई हुए। चलिए, आज तक भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं। अभी तक ओलंपिक की बात करें, उल्लेखनीय उपलब्धियों में नॉर्मन पिचर्ड के रजत पदक 1900 में, पेरिस केडी यादव का कांस्य पदक 1952 में, ये सब चीज़ दी गई है, आप पढ़ लेना। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में, नीरज चोपड़ा ने 2020 में गोल्ड जीता था, ये गोल्ड है, ठीक है। पुरुष हॉकी ने 8 स्वर्ण पदक सहित 13 पदक जीते, जबकि कुश्ती ने 8 पदक जीते। भारत का अब तक सबसे सर्वश्रेष्ठ पदक टोक्यो में रहा, उन्होंने 7 टोटल पदक जीते थे, ठीक है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पदक 2012 में था, जब उन्होंने 6 पदक, 2 रजत, 4 कांस्य पदक जीते थे। तीसरा ये वाला है। ठीक है, भारत को ओलंपिक पदक हासिल करने में क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है, ये हो गया हमारे यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस, मेंस के लिए, कि हम इतनी 140 करोड़ जनसंख्या है हमारे पास, तो हम इतना पीछे क्यों हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने क्वेश्चन डाला भी है पीछे। प्रतिभा की पहचान, ठीक है,
प्रतिभा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। भारत में प्रतिभा की पहचान अक्सर तदर्थ आधार पर होती है, जैसे पहुंच और प्रभावशीलता सीमित होती है। युवा एथलीटों की खोज पहचान करने में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में व्यवस्थागत समस्याएं हैं, बुनियादी ढांचा नहीं है, संसाधन नहीं है। भारत के कई क्षेत्रों में एथलीटों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों का अभाव है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अरशद नदीम जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है पाकिस्तान के लिए, उनके पास अभी पैसों की उन पर बौछार हो रही है। यही अगर बौछार उनके पहले होती, उनको पहले वित्तीय सहायता दी जाती, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड जीते हैं, अगर नहीं जीत पाते तो ये कारण ये भी तो था उन पर ध्यान नहीं दिया गया। आज उन पे इतने करोड़ की गाड़ी, ये चीज़ वो चीज़, तो ये चीज़ बाद में दी जाती है, कम से कम ये उनको पहले भी तो दी जा सकती है। हालांकि इतनी नहीं दी जा सकती, लेकिन कम से कम उनको कुछ तो हेल्प की जा सकती है। मैंने सुना है कि उनके पास भाला यानी जेवलिन खरीदने के लिए तक के लिए पैसे नहीं थे। वो उन्होंने एक बार कहीं खरीद लिया होगा तो उससे वो बार बार उसको फेंकते रहते थे पुराना होने के बावजूद। तो एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ये, राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकारों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। बाद में जब जीत जाते हैं तो अपनी वाही करते हैं कि हमारी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उससे पहले आप कुछ नहीं करते हैं। आपकी सरकार का बिल्कुल भी योगदान नहीं है इसमें, ठीक है। फिर अपर्याप्त खेल नीतियाँ, भारत की खेल नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से खंडित और अपर्याप्त वित्त पोषित हैं। यानी खंडित का मतलब बहुत ही बकवास, अपर्याप्त मतलब पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब बीच के लोग खाए जा रहे हैं, ठीक है। खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार और एथलीटों की सहायता के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसे प्रयास किए गए। हालांकि ये पहला अपेक्षाकृत हाल ही की गई है, पहले कुछ नहीं था, जिसके परिणाम अब महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दे पाई। तो ये बहुत ही ऊपर से बना देते हैं, लेकिन बाद में मॉनिटरिंग का कोई ध्यान ही नहीं है। अब क्या है, दीर्घकालिक विकास। भारत के खेल कार्यक्रम अक्सर दीर्घकालिक खिलाड़ी विकास के बजाय अल्पकालिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्व स्तरीय एथलीटों को विकसित करने के लिए कई वर्षों का निरंतर निवेश और योजना की आवश्यकता होती है। उदाहरण, सफल ओलंपिक देशों के पास दीर्घकालिक विकास योजनाएं होती हैं, जिनमें युवा प्रतिभाओं की खोज करना, उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके कैरियर के दौरान उनका समर्थन करना, जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये भ्रष्टाचार है। कोई भी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, पहले भी भ्रष्टाचार थे, अब चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। खेल प्रशासन में भ्रष्टाचार और राजनीति। भारत में खेल प्रशासन पर अक्सर राजनेताओं और नौकरशाहों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण खेल प्रशासन का राजनीतिकरण होता जा रहा है। जिसकी नेताओं से ज़्यादा पे अच्छी पेड़ है वो आगे जा रहे हैं, जिनकी नहीं है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तुम पेड़ के तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम में वो काबिलियत तो नहीं है, कहाँ से तुम सब मेडल लाओगे, ठीक है। फिर अगला क्या, भ्रष्टाचार और नौकरशाही संबंधी बाधाएं अक्सर खिलाड़ियों के विकास में बाधा डालती हैं तथा खिलाड़ियों के हित अक्सर पीछे छूट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, हाल ही के अगर एग्जांपल दें, कुश्ती महासंघ के भीतर हाल ही के विवाद में भारतीय खेल प्रशासन को परेशान करने वाले व्यापक मुद्दों का संकेत, ठीक है, जिसकी वजह से विनेश फोगाट ने अपना जो मेडल था वो विजय पथ पर छोड़ दिया था। तब प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया था, ठीक है। अगला क्या है, खेल संस्कृति का अभाव। भारत में खेलों की तुलना में शिक्षाओं को सामाजिक प्राथमिकता दी जाती है। परिवार अक्सर चिकित्सा या लेखों जैसे क्षेत्रों की और कैरियर प्राथमिकता देते हैं। ये समाज का भी एक चीज़ बन गई है। मैं अगर अपने समाज की बात करूं, कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, सिर्फ खेलता है, तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, खेल के या खेल कूद के क्या कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ भी है, किस पे ध्यान देते हैं, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पुलिस वाले बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, अच्छी बात है,
लेकिन दूसरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भारत का जटिल सामाजिक स्तरीकरण, जाति क्षेत्रीय पहचान से मजबूत संबंध एकीकृत खेल संस्कृति के विकास में बाधा डालता है। कई समुदाय अभिजात वर्ग के स्तर पर खेलों को आगे बढ़ाने में से हतोत्साहित होते हैं, यानी डीमोटिवेशन, जिसकी बजाय पारंपरिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब हमें करना क्या चाहिए बेहतर करने के लिए, वो सब भी सुझाया गया यहाँ पर। तो ये मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है। तो पहली बात तो हमें ज़मीनी स्तर पर विकास करना चाहिए, ठीक है। ज़मीनी स्तर पर खेलों के विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। विभिन्न खेलों की विधाओं में कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करना, उनका पोषण करना एक मजबूत आधार बनाने में मदद कर सकता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण, एथलीटों को सर्वोत्तम कोचिंग सहायता प्रणाली, ये सब चीज़ें, वित्त पोषण, चोट प्रबंधन शामिल है। जमैका और ग्रेनेडा जैसे छोटे छोटे देश बहुत ही कम आबादी और ओलंपिक में नियमित रूप से भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब सोचिए ना, 71 पोजीशन आ रही है, इससे पहले की ये तो है नहीं, सभी बड़ी अमेरिका चीन बड़ी कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री भी तो होंगी ना इसमें, 70 कंट्रीज़, ठीक है। स्प्रिंटिंग जैसे विशिष्ट खेलों में उनका केंद्रित निवेश लक्षित विकास को महत्व को दर्शाता है। ठीक है। अगले का एथलीटों को सशक्त बनाना। फिर है कॉलेजिएट खेल प्रणाली। ये कॉलेजिएट खेल प्रणाली है क्या? भारत एक कॉलेजिएट खेल प्रणाली विकसित कर सकता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय, मतलब एक इसको बोलते हैं NCAA, ठीक है। कैरियर बनाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा प्रणाली में खेलों को शामिल करना मददगार हो सकता है। सरकार की ओर से बढ़ा हुआ समर्थन, ठीक है। विकास पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये पढ़ लेना आप, इसमें से कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो ये क्वेश्चंस हमें काम आने वाले हैं मेंस में। ये पूरा कंटेंट हम मेंस में लिख सकते हैं। और अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या पहले की हैं वो भी, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, NSDF, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसकी स्थापना खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 1984 में सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, ठीक है। एशियाई युवा और वरिष्ठ खेल प्रोत्साहन के उद्देश्य से कई योजनाओं का प्रबंधन करना, जिनमें राष्ट्रीय खेल अकादमी, NSA योजना, उत्कृष्टता केंद्र योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट कंपनी योजना, ये सब योजना है ना, ठीक है। फिर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर राजीव गांधी खेल अभियान भी चलाया गया, 2014 में इसको शुरू किया गया था। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बना है, ठीक है। मेंस के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डाला है मुख्य परीक्षा के लिए। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, तो जो 6 पदक लिए हैं, क्या उसका रहा है, कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें आ जाएगी हमारी, क्या उसका वो रहा है, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने हमने पदक जीते हैं, कौन से पदक जीते, वो इसमें आ जाएगा। भविष्य के ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी रणनीति है, वो मैं यहाँ पर अभी बता चुका हूँ, क्या क्या सुधार करनी चाहिए। और इसमें हम एक चीज़ और मिक्स कर सकते हैं कि क्या क्या परेशानी आ रही है, हम पदक नहीं जीत पा रहे हैं, ठीक है।
तो एक बेहतर क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर तैयार है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा किया जो करंट अफेयर कराया गया बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, बस आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसके PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप उसको पढ़ के बढ़िया मस्त तरीके से एग्ज़ाम में बैठिए। कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।